So hello everyone, welcome all of you once again on the YouTube channel of Krishna Academy. Here I am your friend, your companion Chitransh Dadej, and today we are going to learn about our next topic which is conjunction. Okay guys, तो कंजक्शन हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को आप ध्यान से सुनिए। मैं काफ़ी टाइम से आपके लिए वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। बहुत जल्द हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो भी ख़त्म होने वाला है। फर्स्ट वीडियो के अगर हम व्यूज़ देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास हैं, और अगर अभी के लास्ट वीडियो के अगर हम लोग व्यूज़ देखें तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ हमारे गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस है या कोई भी आप हमें एडवाइस करना चाहते हैं तो वो आप अपनी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर वो लोग बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है हमें लर्न करने में या समझने में इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है गाइज, लेकिन प्लीज़ वीडियोस जितने भी अपलोड होते हैं आप उन्हें ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि इंग्लिश केवल एक रीड जितना कोर्स नहीं है या केवल रीड से रिलेटेड ही एक टॉपिक नहीं है। इंग्लिश हमारे लाइफ का, डेली रूटीन का या हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो इंग्लिश अगर हम रीड के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल ये रीड की स्पेसिफिक इंग्लिश हो गई। इंग्लिश इज़ इंग्लिश, दैट इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज सभी के लिए काम में आती है। तो केवल रीड के स्टूडेंट्स ही ना देखें, रीड के अलावा अदर एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, वो भी इन वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। एटलीस्ट हम जितना हार्डवर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हमें आप लोगों से उतना पेबैक, उतना हमें रिटर्न, आपका जो प्यार है उतना हमें मिलता रहे। और कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि भाई कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप खुल के उस चीज़ को पूछ सकते हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ थी। सेकेंड थिंग ये है कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने हमें कमेंट करके कहा कि सर जो लास्ट हमारा टॉपिक है, जो एडजेक्टिव्स का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था, उसका क्वेश्चन जो पेपर है वो अभी तक नहीं आया है, या एमसीक्यूज जो हैं वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। गाइज उसके अंदर 6 टॉपिक थे, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा उसके लिए टाइम दें। मैं उसके लिए पूरा ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या कोशिश करेंगे कि हम लोग वो जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो हम अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करें। हम आगे उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए अभी मैं इस बार जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उस पर क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूँ। जल्द से जल्द या तो आपको वीडियो मिलेगा या लाइव सेशन मिलेगा, दोनों में से एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आप क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे हैं उसके लिए। सो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम लोग उस चीज़ की डेली फिक्र कर रहे हैं। ओके गाइज, तो अब ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइज कंजक्शन। आज हम बात करने वाले हैं कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शन को हिंदी में सीधे सीधे तौर पर कहें तो क्या कहते हैं? ये संयोजक होते हैं। ये क्या होते हैं? संयोजक होते हैं। संयोजक क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि ये यहाँ पर 1+1 की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। अब ये 1 और 1 क्या है या क्या हो सकते हैं? तो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा हो गया राम एंड श्याम। तो यहां पर हमारे 2 वर्ड्स थे, एक वर्ड था हमारा राम और दूसरा वर्ड है हमारा श्याम। तो 2 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम किया। मैंने यहां सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट क्यों नहीं कहा? क्योंकि वर्ड प्लस वर्ड जो है वो हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कई बार वो हमारी वर्ब भी हो सकती है। उसी के साथ ये फ्रेज को जोड़ते हैं, उसी के साथ ये क्लॉज को जोड़ते हैं, और उसी के साथ ये सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो बेसिकली कंजक्शंस इन 4 चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वर्ड के साथ वर्ड को जोड़ना हमने देख लिया। फ्रेज के साथ फ्रेज को जोड़ने का क्या मतलब है? फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
तो पूरा लिमिटेड उसके अंदर मीनिंग रहता है, कंप्लीट मीनिंग उसका नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेज। जैसे कि वेयर आर यू, इन द क्लास, इन द किचन, इन द बेडरूम, इन द हॉल। तो इन द हॉल, इन द बेडरूम, इन द किचन, ये सारे के सारे क्या हैं, फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लॉजेस क्या होते हैं। तो क्लॉजेस हम कहते हैं वाक्यांशों को, यानी कि जो पूरे वाक्य ना होकर के किसी वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है, उनको जोड़ने का काम करता है। फिर होते हैं सेंटेंसेस प्लस सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का मतलब क्या है, राम इज गोइंग टू मार्केट एंड श्याम इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां राम और श्याम से रिलेटेड दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग हैं, तो दोनों क्योंकि एक जगह नहीं जा रहे हैं तो इसलिए हमने दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट सेंटेंसेस बनाए, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया। तो अभी तक हमने देखा कि हम जिसको भी जोड़ रहे हैं उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एंड का यूज कर रहे हैं। तो एंड हमारा क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया, यानी एंड हमारा एक कंजक्शन है, एक संयोजक है, दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब दो चीजें जब जुड़ती हैं तो क्या वो हमेशा एक जैसी होती हैं, या वो दोनों या वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमें ये चीज समझना जरूरी है। रिफ्लेक्शन का मतलब यहां पे क्या है, जैसे कि राम एंड श्याम, ये दोनों चीजें जुड़ रही है ना, 1 + 1 = 2, यानी कि प्लूरल हो रहा है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा कैसा हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। क्या हमेशा यही सिचुएशन रहेगी, नहीं गाइज, हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहती। एंड केवल और केवल कंजक्शन का एक एग्जाम्पल है, लेकिन एंड जैसे ही सारे एग्जाम्पल्स होंगे या एंड जैसे ही सारे सेंटेंसेस होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वो कंसेशन को बताते हैं, कई बार वो पर्पस को बताते हैं, कई बार वो रीजन को बताते हैं, कई बार वो कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन को बताते हैं। तो अलग अलग तरह के कंजक्शंस होते हैं जो अलग अलग मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एंड तो हो गया जोड़ने वाला, लेकिन अगर इसकी जगह मैं बोल दूं और तो मतलब दो में से एक, अगर मैं कह दूं नॉर तो मतलब दोनों ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ये चीजें भी देखनी होंगी। तो कंजक्शन के अंदर हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हमें लास्ट में ये याद रखना पड़ेगा कि कंजक्शन में हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो केवल आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कि हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है गाइस, हमें उस चीज को आइडेंटिफाई करना है एग्जाम के अंदर। लेकिन इसी में अगर मैं बात करूं तो जो लेवल 2 वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको वहां आइडेंटिफाई नहीं करना है, उनको वहां पर लिंकिंग डिवाइसेस के तौर पर कंजक्शंस को पढ़ना है, जहां पर उन्हें दो चीजों को जोड़ना आना चाहिए। कि अगर मेरे सामने दो वाक्य हैं, दो सेंटेंसेस हैं, राम इज अ पुअर बॉय, पहला सेंटेंस क्या है बोल के बताओ चलो फटाफट से, राम इज अ पुअर बॉय। राम कैसा लड़का है, गरीब लड़का है। क्या कह रहा हूं मैं यहां पे, राम इज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का है। सेकेंड सेंटेंस में राम के बारे में बना रहा हूं, ही गोज टू कहां लिखूं, पेरिस फॉर वेकेशन, ऑन वेकेशन। He goes to Paris on vacation। अब मुझे एक बात बताइए, गरीब लड़का है और घूमने कहाँ जाता है, पेरिस जाता है, वेकेशन पे छुट्टियों में कहाँ जाता है, पेरिस जाता है। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ जुड़ रही हैं, क्या दोनों बातें एक दूसरे से विपरीत है, उल्टी है, विरोधाभासी है, या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं नहीं हाँ ठीक है, गरीब है तो पेरिस घूमने तो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पर कंजक्शन कौन सा लगेगा, तो यहां पर कंजक्शन लग जाएगा गाइस, या तो लगेगा बट या लगेगा यट। इस तरह के जो कंसेशन वाले जो हमारे कंजक्शंस हैं उनका यूज यहां पर किया जाना चाहिए। यानी कि यहां पर हम एंड वगैरह वो सारी चीजें नहीं लगा सकते। अलग अलग तरह के कंजक्शंस होते हैं, तो किस कंडीशन में कौन से कंजक्शन का यूज करना है ये हमें क्लियर होना चाहिए। लेवल 2 वालों के लिए, लेवल 1 वालों के लिए केवल रिकॉग्नाइज करना बहुत है कि हाँ भाई मैं पहचानता हूं ये शब्द एक कंजक्शन है, दैट्स इट। तो अब हम लोग बिना देर करे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है कंजक्शन, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट 2 और मोर वर्ड्स, यानी कि एक शब्द या शब्दों का एक समूह
जो दो या दो से ज्यादा शब्दों को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को, चार चीजें बताई थी मैंने, वही चार चीजें यहाँ पे है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। क्या काम कर रहा है गाइस? उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शंस आर कॉल्ड द ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, तो इन्हें हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम कंजक्शन भी कह सकते हैं, इन्हें हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। जैसे नाउन की डेफिनेशन होती है नेमिंग वर्ड, तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, कंजक्शन के एग्जांपल्स कुछ हमारे सामने हैं, उन्हें हम लोग एक बार देखते हैं। शी इज गुड एट बोथ कुकिंग एंड डांसिंग। तो यहां पर ये लड़की दो चीजों में अच्छी है, खाना पकाने में और डांस करने में। तो कुकिंग और डांसिंग को किससे जोड़ा गया? एंड से जोड़ा गया। तो एंड हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। इफ वी लीव नाउ, अगर हम लोग अभी निकलते हैं, वी कैन बी होम बाय 11 PM, हम लोग 11 बजे तक हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो यहां दो वाक्य हैं, वी लीव नाउ और वी कैन बी होम एट 11 PM, और ये दोनों ही सेंटेंसेस किस वर्ड से जुड़े हुए हैं? इफ वर्ड से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कंडीशन क्या है कि अगर हम अभी निकलते हैं तो हम 11 बजे तक पहुंचेंगे। तो पहला वाक्य हम निकलते हैं यानी हम यहां से रवाना होते हैं, दूसरा वाक्य हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। दोनों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ? अगर का। अगर हम अभी निकलते हैं तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, अगर हम अभी नहीं निकलते हैं तो सेकंड वाला एक्शन होगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है। ये हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है? कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब अगर हम अभी निकलते हैं इस पर निर्भर करेगा कि हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। तो इफ हमारा यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है। ही कुड नॉट बी टेकन बिफोर He could not be taken before a magistrate for punishment। ठीक है, तो he could not be taken एक सेंटेंस हो गया। अब magistrate for punishment, तो before यहां पर हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो जाएगा। Neither her friends nor relatives joined for the party, तो neither और nor, पहला सब्जेक्ट क्या है? her friends, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? रिलेटिव्स। इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया गया, यानी ना तो उसके दोस्त ना ही उसके रिश्तेदार जो हैं वो पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं या उसकी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। ज्वाइन द पार्टी का मतलब ये नहीं बीजेपी और ये कांग्रेस वाली पार्टीज, ये पार्टीज नहीं, जस्ट पार्टी। ठीक है, तो पार्टीज जो होती हैं उसमें कोई नहीं आने वाला है। ज्वाइन द पार्टी का मतलब ये क्या? द लेजेंडरी डांसर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फोक म्यूजिक। ठीक है, तो लेजेंडरी डांसर जो है वो इंटरेस्टेड है फोक म्यूजिक में भी। तो यहां पर ऑल्सो वर्ड जो है वो हमारा कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि यहां पे डांसर और फोक म्यूजिक इन दो चीजों को रिलेट करके जोड़ करके यहां बताया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो डांसर भी है और फोक म्यूजिक में इंटरेस्टेड भी है। नेक्स्ट यहां पर हमारा टॉपिक आता है टाइप ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे आसान ट्रिक से गाइस बता रहा हूं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं हमारे कंजक्शंस? 3 तरह के कंजक्शंस होते हैं। इसमें से ये जो कंजक्टिव एडवर्ब्स है ये अलग टॉपिक है, इसे हम लोग टाइप्स ऑफ कंजक्शन में नहीं पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? कंजक्शंस हमारे बेसिकली कितने हो गए? 3 तरह के। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। इन तीनों की आसान सी पहचान बता रहा हूं, उस पहचान को एक बार देख लेना। नंबर 1 जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके लिए सबसे आसान है इस वर्ड को याद करना, फैन बॉयज। ओके, फैन बॉयज क्या है क्या नहीं है अभी हम जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा। फैन में से एफ आता है फॉर के लिए, ए आता है एंड के लिए, एन आता है नॉर के लिए, बी आता है बट के लिए, ओ आता है और के लिए, वाई आता है यट के लिए एंड एस आता है सो के लिए। ये 7 हमारे टोटल कितने हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बेसिकली 7 होते हैं। 7 से कई बार कई जगह पर और ज्यादा भी बताए जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ये है कि बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कितने हैं? 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं उनको याद रखने का तरीका, फैन बॉयज। फैन बॉय में से एफ फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन नॉर के लिए, बी बट के लिए, ओ और के लिए, वाई यट के लिए और एस सो के लिए है। तो ये हमारा टोटल हो गया
किस तरह के कंजक्शंस हो गए ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गए। अब मैं नंबर 2 को छोड़ रहा हूं, नंबर 2 को मैं यहां पे छोड़ देता हूं, जो कि है मेरा सबऑर्डिनेटिंग। कैसा है? सबऑर्डिनेटिंग है, इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। नंबर 3 पे आ जाता हूं, कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा जोड़ों में अगर कोई कंजक्शन दिखाई दे, पेयर में अगर कोई कंजक्शन दिखाई दे, तो वो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है। कैसे होता है? जैसे कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। ठीक है, तो देखो दो दो के जोड़े में आ रहा है ना, तो जितने भी ये जोड़े वाले कंजक्शन है ये कौन से हैं? कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। तो 3 में से मैंने केवल 2 पढ़ाए हैं। 3 में से मैंने कितने पढ़ाए? केवल 2 पढ़ाए हैं। फैन बॉयज है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जोड़ों में आ रहा है तो कोरिलेटिव कंजक्शन है। ना फैन बॉयज में आ रहा है ना जोड़ों में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जो इन दोनों से बिलोंग ना करता हो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। सीधी सीधी बात है भैया, बताओ हाँ कि ना, समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये? तो फैन बॉयज कोऑर्डिनेटिंग, पेयर में आ रहा है, जोड़ों में आ रहा है तो फिर कोरिलेटिव, और अगर ना तो पेयर में आ रहा है और ना ही फैन बॉयज में से है तो सबऑर्डिनेटिंग। ये 3 तरह के हमारे टोटल कंजक्शन होते हैं। और कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं कि जहां पर कंजक्शंस एडवर्ब की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर जाकर के आप उन्हें एडवर्ब में चूज करते हैं, कंजक्शन में चूज नहीं करते। गो थ्रू द टाइप्स ऑफ कंजक्शंस along with the list of conjunctions covered under each type. Also candidates can download the full list. वो छोड़िए, वो तो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स के बारे में। ये जो है ये एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को जोड़ेंगे जो सेम हो, जो बिल्कुल एक जैसे हो, दोनों का भार बराबर हो, दोनों चीजें इक्वलेंट हो इन द इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस। यानी कि किसी भी वाक्य में अगर 2 शब्द हैं और दोनों का महत्व बराबर है, दोनों का महत्व समान है, तो वहां जाकर के हम लोग क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 केवल और केवल गिन करके कितने हैं भैया? 7 हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। बोलते चलो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। मैं बता चुका हूं अभी, जस्ट इससे लास्ट वाली स्लाइड में भी हम लोगों ने लिखा था, सॉरी यहां पर भी हमने लिखा था। और अगर इसमें किसी को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहां पे आप देख सकते हो, ये क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है कि कितने हमारे कंजक्शंस होने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए गाइस, यहां पर आ गया हमारा फैन बॉयज। तो फैन बॉयज के अंदर हमें सारे के सारे वर्ड्स यहां पर मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं फैन बॉयज में से? वापस बोलो, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट और सो। अब यहां पर आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट के साथ आपको एक एक कंजक्शन है, एक एक कंजक्शन के साथ में आपको एक एक एग्जांपल यहां पर देखने को मिलेगा। फॉर आता है के लिए के अर्थ में। किसके अर्थ में आता है? के लिए। यानी कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, तो उस चीज को बताता है, या किसी भी चीज के कारण को बताएगा। के लिए छोड़ो, यहां पर सीधा आप लिखो कारण। किसी भी कारण को अगर दर्शाता है तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल होता है। ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब, उसे एक जॉब ढूंढने की जरूरत है। फॉर, क्योंकि, क्या बना यहां पे? क्योंकि ही इज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो बेरोजगार है। तो मुझे बताओ कि उसे जॉब ढूंढने की जरूरत क्यों है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो बेरोजगार है। तो जब भी दिखाई दे कार्य और कारण संबंध, तो वहां पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जब भी 2 वाक्यों में कार्य और कारण संबंध दिखाई दे तो वहां पर हमें फॉर का यूज करना चाहिए। एंड, एंड का मतलब सीधा सीधा हिंदी में बता रहा हूं, और। ठीक है, मरिया लव्स बोथ, बोथ आइसक्रीम एंड पिज्जा। आइसक्रीम और पिज्जा दोनों चीजें उसे पसंद है।
तो एक वर्ड हमारा आ गया आइसक्रीम, दूसरा वर्ड आ गया हमारा पिज्जा। दोनों को जोड़ने के लिए किसका काम किया गया, किसका इस्तेमाल किया गया, और का इस्तेमाल किया गया, यानी कि जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर यानी कि ना बताने के लिए, किसी भी चीज को नहीं होना या उसकी अनुपस्थिति होना बताने के लिए, नाइदर ट्यूसडे नॉर वेडनेसडे इज गुड फॉर द पार्टी। ना ही ट्यूसडे और ना ही वेंसडे जो है वो पार्टी के लिए सही है। तो यहां पर हमें क्या है, क्या लिखना है कि नाइदर को हम लोग यहाँ हटा देते हैं। अभी नाइदर को हम लोग नहीं देख रहे, जैसे हम यहाँ बोथ को नहीं देख रहे। ट्यूसडे नॉर, सॉरी गाइज फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स कंटिन्यू। तो नाइदर को हम लोग अभी यहाँ से हटा रहे हैं। ट्यूसडे नॉर वेंसडे इज गुड फॉर द पार्टी, यानी कि ट्यूसडे और वेंसडे जो है वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको बताने के लिए हमने नॉर का इस्तेमाल कर लिया। बट बताता है, बट परंतु, लेकिन, किंतु ऐसा बोला जाता है। लेकिन को दर्शाने के लिए हम बट का इस्तेमाल करते हैं। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स बट, यानी कि जब भी दो सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दिखाई दे, विरोधाभासी स्थिति दिखाई दे, तो वहां पर हम बट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहां आता है और बताता है सीधे तौर पर विकल्प को। किसको बताता है, विकल्प को। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी और कॉफी, चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो मैंने आपको दो विकल्प दिए हैं। कैसे पता चला कि मैं आपको दो विकल्प दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आई कैन ब्रिंग यू टी एंड कॉफी, अब मैं तुम्हारे लिए चाय और कॉफी ला सकता हूं, यानी कि मैं दोनों चीजें ला रहा हूं आपके लिए, चाय भी ला रहा हूं और कॉफी भी ला रहा हूं। लेकिन यहां पे मैंने दोनों चीजों को जोड़ दिया, क्योंकि मैंने दोनों के बीच में क्या बोला, एंड बोला। लेकिन अगर मुझे विकल्प बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, और, इंग्लिश वाला और, हिंदी वाला और नहीं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वाले और में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी। मतलब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। आपको मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, सब पैसे नहीं हुए कोल्ड ड्रिंक पिलाने के, सीधी सी बात है। ठीक है, चाय या कॉफी दोनों में से एक चीज पीनी है तो पी लो, राइट। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। इस तरीके से विकल्प बताना हो तो और का इस्तेमाल करते हैं। विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल, आपको कौन सा फ्रूट पसंद है, मैंगो पसंद है या एप्पल पसंद है। यट का मतलब हिंदी में हम लोग लेते हैं फिर भी, और अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो इसका मतलब भी लेकिन ही निकलता है। ठीक है, लेकिन हम इसे लेकिन ना कहकर भी फिर भी से याद रखते हैं। शी डांसेस वेल यट, वो बहुत अच्छा डांस करती है फिर भी। शी हेजिटेट टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन, वो बहुत अच्छा डांस करती है, वो अच्छा डांस करती है फिर भी वो कंपटीशन में भाग लेने से, पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाती है। हेजिटेट करती है मतलब उसको हिचकिचाहट होती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से। सो तो को बताता है। ही इज अनवेल सो ही विल कम फॉर द ही इज अनवेल सो ही विल कम फॉर द मूवी, वो ठीक नहीं है तो वो मूवी के लिए आएगा। हालांकि वैसे ही विल नॉट होना चाहिए था, तो हम इसे नॉट कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे शायद एक टाइपिंग एरर है। तो वो अनवेल है, वो ठीक नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो मूवी के लिए नहीं आएगा। ही विल नॉट कम फॉर द मूवी। तो यहां पर हम तो बताते हैं, तो बताने में भी वापस क्या है कि पहले हमने देखा था क्रिया और कारण, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कारण और कारण का परिणाम। ठीक है, कि ये कारण है, इस कारण से परिणाम क्या निकला, ही विल नॉट कम फॉर द मूवी, वो मूवी देखने के लिए वो व्यक्ति नहीं आएगा या वह व्यक्ति उपस्थित मूवी के लिए नहीं रहेगा। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। गेटिंग माई पॉइंट गाइस। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 7 थे, 7 में से हमने 7 पढ़ लिए। आई होप ये सातों के सातों क्लियर होंगे आपको, क्योंकि हिंदी में भी मैं साथ में आपको लिखवा दिया है, हिंदी में भी आपने देख लिया है, सेंटेंसेस आपके सामने हैं। हमें केवल लेवल 1 वालों को केवल रिकॉग्नाइज करना है। ये सारे वर्ड याद होंगे तो रिकॉग्नाइज अपने आप ही कर लोगे, वर्ड याद नहीं होंगे तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, सब ऑर्डिनेटिंग है या कोरिलेटिव है। आपसे केवल ये पूछेगा कि इनमें से ये वर्ड क्या है, कंजक्शन है या नहीं है। अगर ये वर्ड्स पता होंगे सारे, आप कंजक्शन को चूज कर सकते हैं। अगर वर्ड्स पता नहीं होंगे तो कंजक्शन चूज नहीं कर पाएंगे। लेवल 1 वालों के लिए ये बात है। लेवल 2 वालों के लिए क्या बात है, जहां जहां मैंने लिखा है ना कार्य कारण, और हिंदी में मैंने जितना बताया है
उसका ध्यान रखना गाइस, क्योंकि आपको वहां पर कंजक्शन यूज करना है, आपको लिंकिंग डिवाइस यूज करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि हाँ भाई पहले वाक्य में कारण बताया जा रहा है और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम बताया जा रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सो का इस्तेमाल हमें करना होगा। अब एक कंफ्यूजन आता है कि सर कहां पर बट लगाएं और कहां पर यट लगाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, दोनों में से कुछ भी लगा लो, ठीक है। जिस सेंटेंस में बट लगेगा उसी सेंटेंस में यट भी लगेगा, यानी कि आप बट लगाओ चाहे यट लगाओ, सेंटेंस का जो मीनिंग है उस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला आपके यूज से, तो इसलिए उसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में बट और यट दोनों मिल जाए तो समझ लो कि सबसे पहले तो रॉन्ग आंसर यही है, यानी कि ये दो विकल्प या ये दो ऑप्शन तो गलत हैं, 100 आउट ऑफ 100% ये दोनों ऑप्शन गलत है। इसके अलावा बाकी जो दो ऑप्शन है उनमें से कोई ना कोई वहां आंसर बनेगा, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, इन दोनों का अर्थ बिल्कुल समान होता है, इसलिए हमें इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है गाइस, राइट। यानी कि इन दोनों को देखें अगर साथ में तो समझ जाइए कि भैया दोनों ही गलत है, यानी कि वहां पे कोई तीसरा ही आंसर बनेगा। और अगर इनमें से कोई आंसर होगा तो अगर बट होगा तो यट नहीं होगा और यट होगा तो बट नहीं होगा, दोनों में से केवल एक रहेगा, दोनों कभी भी ऑप्शंस में नहीं रहेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं कि ये इट जॉइंस द डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए दो तरह के क्लॉजेस होते हैं गाइस, क्लॉज यानी कि मैंने बता दिया वाक्यांश होते हैं। एक वाक्यांश ऐसा होता है जो अपने आप में पूरे अर्थ को रखता है, यानी कि अपने आप में पूरा वाक्य के जितना अर्थ रखता है, एक सेंटेंस के जितना अर्थ रखता है। और दूसरा वाक्य होता है जो उस पहले वाक्य पर निर्भर करता है अपने अर्थ के लिए। तो जो वाक्य या जो क्लॉज अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग रख रहा है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि उसको किसी की जरूरत ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर है वो, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है अपना अर्थ प्रतिपादित करने के लिए, अपना अर्थ दर्शाने के लिए। लेकिन दूसरा जो क्लॉज है जिसे हम कह रहे हैं डिपेंडेंट क्लॉज, वो अपना मीनिंग कैसे दे पाएगा, तो पहले सेंटेंस पर जो डिपेंडेंट क्लॉज है उस पर निर्भर होकर के वो अपने अर्थ को देता है, राइट और रॉन्ग। तो यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है, एक होता है डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। अंडरस्टैंड इट दिस वे, इसे इस तरीके से समझिए, इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को नहीं जोड़ता, ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी कि दो वाक्य जिनका महत्व बराबर हो, तो वहां पर ये काम नहीं करेगा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड्स मेक वन क्लॉज लेस इंपॉर्टेंट देन अनदर। ये बहुत ही गाइस बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज है समझने के लिए। हम अगर इस तरीके से इसे समझें कि कभी भी दो समान महत्व वाले वाक्यों को कभी नहीं जोड़ेगा, क्लॉजेस को कभी नहीं जोड़ेगा। ये हमेशा किनको जोड़ेगा, जहां पर एक वाक्य का महत्व ज्यादा होगा और दूसरे वाक्य का महत्व जहां पर कम होगा, उन्हीं दोनों को जोड़ने का काम करेगा। नंबर एक बात, इस बात को अगर मैं उल्टा करके कहूं तो जहां सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लग गया वहां वो एक की इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगा और दूसरे के इंपॉर्टेंस को कम कर देगा। जैसे आपने देखा होगा इफ वाला जो सेंटेंस था, ठीक है ना, अगर मैं कहूं 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे तो इस बात के कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं हम अगर अभी निकले तो हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, तो इफ जो आया है वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्योंकि सेकंड सेंटेंस जो है हम 11 बजे तक घर पहुंच जाएंगे वो किस पर निर्भर कर रहा है, अगर हम अभी यहां से निकलते हैं तो, राइट और रॉन्ग। अभी हमने लास्ट पेज पे ही वो देखा था एग्जांपल, जब हमने कंजक्शन के बेसिक एग्जांपल्स देखे थे डेफिनेशन के साथ में, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, राइट, क्योंकि हम घर पहुंच जाएंगे 11 बजे तक, इस वाक्य का कोई महत्व नहीं है जब तक हम ये नहीं बोले कि हम अभी निकलते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर निर्भरता डाल देता है, डिपेंडेंसी डाल देता है। जो डिपेंड होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है और जो अपने आप में पूरा अर्थ रखता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के क्लॉजेस होते हैं। कंजक्शन एग्जांपल अब देखिए, आई विल ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट। अब यहां पर एक क्या बात है कि मैं दूध पीऊंगा लेकिन ये चॉकलेट खाने के बाद, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया,
कि जो दूध पीना है वो निर्भर हो गया चॉकलेट खाने पर, राइट और रॉन्ग? कि भाई मान लो इसने चॉकलेट खा ली 10 मिनट में, हालांकि 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, सब लोग चॉकलेट के लवर होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खा जाते हैं, लेकिन हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 10 मिनट में इसने चॉकलेट खाई तो 10 मिनट के बाद दूध पिएगा, यानी कि ये क्रिया इसके बाद होने वाली है, तो इस पर निर्भर हो गई ना सेकंड वाले सेंटेंस पे। अब मैं कह दूं कि अगर उसे 30 मिनट लग गए चॉकलेट खाने में तो बड़ा डब्बा है, हाँ, जो फेस्टिवल साइज आता है ना, बड़ा डब्बा सेलिब्रेशन का जो आता है वो है, और वो सारी खाने बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा गाइस कि ये जो चॉकलेट है 30 मिनट में अगर वो खा रहा है तो 30 मिनट के बाद दूध पिएगा। तो मुझे बताओ इसमें से डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, और किस वर्ड ने तय किया कि कौन सा डिपेंडेंट होगा और कौन सा इंडिपेंडेंट होगा। हैविंग दिस चॉकलेट जो है हमारा, ये हमारा एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और आई विल ड्रिंक मिल्क जो है हमारा वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस पे, और आफ्टर वर्ड जो है वो सारा खेल खेल रहा है, राइट और रॉन्ग? अब अगर हम यहाँ सही तरीके से देखें तो आई विल ड्रिंक मिल्क जो है अपने आप में एक पूरा वाक्य बना रहा है, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ड्रिंक हमारी मेन वर्ब हो गई और मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जबकि हैविंग दिस चॉकलेट जो है ये हमारा पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। आई विल हैव दिस चॉकलेट या आई एम हैविंग दैट चॉकलेट, पता नहीं कौन क्या, आई डोंट नो, क्लॉज टाइप में बन रहा है, लेकिन कार्य की निर्भरता इस तरीके से हो रही है, और दोनों को जोड़ने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, आफ्टर वर्ड का यूज यहां पर किया जा रहा है। सिमिलरली ही विल कम टू माई होम आफ्टर अटेंडिंग द वेडिंग, यानी कि वो यहां आएगा, ये अपने आप में एक पूरा स्पष्ट वाक्य है, वो यहां आएगा। कब आएगा? मैरिज अटेंड करने के बाद। तो यहां पर भी क्या हुआ, बिल्कुल सेम, आफ्टर वर्ड जो है इसने आकर के एक को डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया और दूसरे को इंडिपेंडेंट क्लॉज बना दिया है। इस तरीके से हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को गाइस समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हमारे सामने एक बहुत लंबी सी लिस्ट है जिसमें हम लोग सारे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, बेसिकली एक वाक्य के बीच में क्या अर्थ देते हैं, क्या मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी गाइस हम लोग देखेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में ना देख करके हमारे नेक्स्ट पार्ट में, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग गाइस इसे चेकआउट करेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, काइंडली कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग हमारा कंस्ट्रक्शन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, and if there's any problem you can comment us and we'll try to fix that. Thank you.